अगर आप सभी भारत के राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस बार का मॉनसून सेशन बीजेपी के लिए काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ था। बीजेपी जो कि लगातार 2014 से होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतते जा रही है और बहुमत हासिल करते जा रही है, और जब जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ है, अपने अकॉर्डिंगली उन्होंने जो भी चाहा है, जिस भी प्रकार के बिल्स को चाहे हैं, जैसे भी प्रकार के लॉज बनाने चाहे हैं, वो उन्होंने पास किया, उसे इम्प्लीमेंट किया। पर इस बार का जो मॉनसून सेशन था, इसमें उनका मनचाहा रिजल्ट नहीं आ पाया। इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ डिफीट था, वो है डीलिमिटेशन बिल। वेस्ट बंगाल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा बोन बना हुआ था, उसे जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। बीजेपी ने इसे जीता, वहां पे इनकी सरकार बनी, इनको और भी ज्यादा एमपीज मिले। उसके बाद में कई सारे तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना के कई सारे मेंबर्स डिफेक्ट करते हैं और वो बीजेपी लेड एनडीए के अलायंस में जुड़ते हैं। इससे बीजेपी ने ये प्लान किया था कि इस बार मॉनसून सेशन में वो डीलिमिटेशन बिल को पास करवा पाएंगे, क्योंकि पहले वाले वुमेन रिजर्वेशन बिल को वो पास नहीं करवाए थे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना होने के कारण। तो इस बार उन्होंने पूरा तैयारी किया था कि वो कैसे भी करके एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आएंगे और डीलिमिटेशन बिल को पास करवाएंगे। एक्चुअली में डीलिमिटेशन बिल सिर्फ एक पड़ाव है, उसका मेन एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ में जाना, जिससे कि इंश्योर हो सके खास करके नॉर्थ इंडिया में कि कभी भी बीजेपी किसी भी पॉलिटिकल इलेक्शन को, किसी भी लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेवल का इलेक्शन हो, उसे कभी हार ना पाए। लेकिन ये सारे के सारे दाव उल्टे पड़ जाते हैं। कैसे? सबसे पहले सीजेपी का प्रोटेस्ट। चाणक्य कहे जाने वाले, चाणक्य के नाम से नोन अमित शाह, इन्होंने अपना बहुत सारा जो एज यूजुअल जो इनका एजेंडा और इनका जो तरीका रहा है चीजों को टैकल करने का, डील करने का, सीजेपी को बदनाम करना, प्रोटेस्टर्स को बदनाम किया गया है, एंटी नेशनलिस्ट हैं, यहाँ से फंड मिल रहा है, वहां से फंड मिल रहा है, एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे करके तरीके, जो पुराने मेथड्स थे, पुराने तरीके थे हटकंडे, उन्हें अपनाए गए। सीजेपी ने शायद बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लिया था। इन्होंने साफ कह दिया कि हमें जितना भी फंडिंग मिला है वो पीएम केयर्स फंड से हमें फंडिंग हुआ है, पूरा का पूरा सीजेपी मूवमेंट। अब आप चाहें तो पीएम केयर्स फंड को पूरा का पूरा स्क्रूटनाइज करवाएं, उसे पूरा का पूरा वेरीफाई करवाएं और जो भी रिपोर्ट है वो जनता के सामने रख दें। यहां पर उन्होंने इस दाव को खत्म कर दिया। अब इसके बाद फिर से अमित शाह जी की टीम ने एक और मेथड चलने का कोशिश किया, वो था 20 जुलाई का जब संसद मार्च किया गया। ब्रूटल तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को मारा गया, लाठीचार्ज, टीयर गैस, पेलेट गन, सबका इस्तेमाल किया गया। अब इन्होंने सोचा था कि हम इन्हें दबा देंगे, पर हुआ एग्जैक्टली इसका उल्टा। पूरे के पूरे लगभग देश का इमोशंस इन छात्रों के साथ में जुड़ा, प्रोटेस्टर्स के साथ में जुड़ा। लगभग हर एक वर्ग से समाज का, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, सब हर किसी के तरफ से इन्हें सपोर्ट मिल गया। और ना चाहते हुए भी अमित शाह जी का जो एक स्ट्रेटजी था, एक आयरन हैंड के मेथड से डील करने वाला, उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण था कि वो एक भी बार इस पूरे के पूरे मॉनसून असेंबली में आकर पार्लियामेंट के सेशन में एड्रेस नहीं कर पाए। इसके बाद जब अमित शाह फेल हो जाते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो सामने आते हैं। अब उन्होंने इस बार डायरेक्ट जनजी से बात करने का कोशिश की, इंस्टाग्राम पे रील्स डाले उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के तौर तरीके में, लेकिन अगेन फिर से यहाँ पर फेल हो गए। मैं आप सभी को माफ करता हूँ, मेरी माँ को गाली दिया गया जबकि इसका कोई एविडेंस नहीं है। मैं आपको गले लगाता हूँ, बर्बरता आपकी सरकार ने किया और माफी, और आप उन्हें माफ कर रहे हैं। आप जो एफिलिएटेड बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, भद्दे भद्दे प्रकार के कमेंट्स पास किए गए, इन लोगों के ऊपर इनको ट्रोल किया गया,
सोशल मीडिया पर इन्हें बहुत सारे धमकी दिए गए, रेप के थ्रेट्स दिए गए, पुलिस की तरफ से भी उतना सपोर्ट नहीं मिला। पर जनता ने इसे सपोर्ट किया, लोगों ने सपोर्ट किया, आम लोगों ने इस चीज को समझा और स्टूडेंट्स के तरफ, प्रोटेस्टर्स के तरफ उनका डिमांड किया कि आखिर में ये प्रोटेस्टर्स क्या डिमांड कर रहे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि आप पेपर लीक अगर हो रहा है, व्यवस्था अगर आपके हाथ में है, तो आखिर ये क्यों लीक हो रहा है। और फिर वही हुआ, जेनजी ने अपना जवाब अपने तरीके से दिया, इतने रील कटे कि वो लगभग प्राइम मिनिस्टर के जितने भी इनिशिएटिव्स थे वो अपने आप में एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गए। तो अमित शाह भी फेल हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी भी फेल हो जाते हैं। अब जब ये दोनों बड़े दिग्गज नेता फेल होते हैं, तो इसके बाद में आते हैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। अब वो कहते हैं, अब उन्होंने एक प्रो स्टैंड लिया जिंजी के तरफ में, दिखाने लगे, कोशिश करने लगे कि इनका जो डिमांड है वो जायज है, इनकी बातों को सुनना चाहिए, इन्हें एंटी नेशनलिस्ट नहीं कहना चाहिए। तो मिला जुला कर किसी भी तरीके से उन्हें पेसिफाई करने का कोशिश किया गया, उन्हें ये भरोसा दिलाने का कोशिश किया गया कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। पर जो 20 तारीख और 20 तारीख के बाद से जो बर्बरता जो चला वो रुकने वाला नहीं था। देश के अलग अलग शहरों में जन अल्फा का भी मूवमेंट हो जाता है, झारखंड में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, बिहार में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, लगभग हर स्टेट में हमें प्रोटेस्ट अब हमें देखने को मिल रहे हैं, एजुकेशन व्यवस्था को लेकर, एग्जाम को लेकर। हालांकि झारखंड में बीजेपी ने ये कोशिश किया कि वहां पर वो कांग्रेस की सरकार को घेरे, पर ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। इस बीच जो बीजेपी का जो एक तीसरा बड़ा स्ट्रेटेजी है कि देश में कोई भी अगर जहां पर भी उनका अगर एक फेलियर होता है तो वो एक सो कॉल्ड नेशनलिस्ट डॉक्ट्राइन, एक पेट्रियोटिस्ट डॉक्ट्राइन देने का कोशिश करते हैं। अब वो क्या है, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को उन्होंने आईएसआई के साथ में लिंक कर दिया, दिखाने का कोशिश किया गया कि यहाँ पर टेरर मॉड्यूल बस्ट हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेरर मॉड्यूल इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, स्लीपर सेल्स नहीं होते हैं, उनके पास में ये इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। बट वो जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के एसटीएफ और फिर बाद में पंजाब एसटीएफ को बीजेपी के आईटी सेल ने लिंक करने का कोशिश किया, वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था। वो इतना एक दबाव नहीं डाल पाया कि लोग उसके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि शायद पिछले इतने सालों से जो इनका जो हमेशा जो स्ट्रेटजी रहा है कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे उठा के पाकिस्तान के ऊपर डाल दो, तो ये मेथड उन्होंने फिर से इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी वो फेल हो जाते हैं। अब क्या करें, अब बीजेपी के लिए अब एक चिंता वाला स्थिति हो जाता है। तो फाइनली अमित शाह आते हैं, मॉनसून के लास्ट वाले सेशन के दिन अपना भाषण देते हैं कि मैं भाषण देने के लिए, मैं वार्तालाप करने के लिए, मैं अपोजिशन के सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार हूं, अपोजिशन रेडी तो हो जाए। और अगले दिन होता क्या है, सभा लगती है, पार्लियामेंट में सभी आते हैं, नेशनल सॉन्ग को गाया जाता है और एडजर्नमेंट साइनेडाइन पार्लियामेंट। इसका मतलब ही है कि आप नेक्स्ट सेशन यानी कि आप विंटर सेशन की तरफ में अब जाएंगे। तो किसी भी प्रकार का कोई डिबेट ही नहीं हुआ। तो ये साफ साफ दिख रहा था कि बीजेपी और उनके खास करके उनके जो टॉप लीडर्स हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बार बहुत ही बैकफुट पे हैं। और खास करके राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस बार इनको डील किया है, जिस तरीके से इनको एक तरीके से पूरा का पूरा इनका कट्टा चिट्टा खोल के रख दिया है, वो अपने आप में इनको सोचना पड़ेगा कि क्या हमें अपने मेथड्स को फिर से देखना चाहिए। अब लास्ट में अब इनके पास में एक जो आखिर हुकुम का एक का जो बचा था, वो इन्होंने चला अपने फेवरेट, जिसे बहुत नाम जिनका पूरे देश में फेमस है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। अभी अभी उन्होंने अपने एक मीटिंग में कहा, और हम हैं अभी 2026 में, और बात उठ के चला जाता है पहलगाम अटैक का, और पहलगाम अटैक को वो लेके आते हैं और अब उसमें वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कितना बोल्ड तरीके से एक्शन लेने का कोशिश किया था। तो ये पूरा का पूरा एक समा बांधने का कोशिश है। जैसा कि बीजेपी लीडर्स कहते हैं कि देश को विकसित अगर होना है
तो उसके लिए देश में जरूरत है कि सिर्फ पेट्रियट्स हो। पर पेट्रियट्स होने का क्या मतलब होता है? पेट्रियट्स होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लीडर्स को आंख बंद करके फॉलो करेंगे। हमारे इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो हम अमृत काल के बजाय हम कर्ज काल की तरफ में जा रहे हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हमारे रोड, सारी चीजों का कंडीशन ऐसा है कि वो सिर्फ एक बारिश के लिए टिके हुए हैं कि बस एक बारिश हो जाए और उसके बाद तो गड्ढों का ही रोड होता है। रोड में गड्ढे नहीं होते हैं, गड्ढों में रोड होता है। तो फाइनली देखा जाए तो बीजेपी ने अपना जो उनका जो लास्ट जो चाल था वो चला है अजीत डोभाल के थ्रू। देखते हैं ये कितना कारगर हो पाता है। मुझे भी कभी कभार ये लगता है कि आखिर हमारे देश का डिफेंसिव पॉलिसी या डिफेंसिव आइडियोलॉजी क्या हो चुका है। हमारे देश में अटैक्स होते हैं, दो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के कंपैरिजन में जो अटैक्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। बट इसको सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ गवर्नमेंट के चेंज हो जाने से ये चीजें हो जाता है। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत सारे ऐसे चीज उभर के आ चुके हैं जिससे कि हम बहुत पहले चीजों को एंटिसिपेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है। तो देश का सुरक्षा सबसे ज्यादा डिपेंड करता है जब आप टेक्नोलॉजिकली ग्रो करते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के चेंज हो जाने से। बैकलॉग अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स को उठा के देखें तो बहुत सारी जगह पे बैकलॉग्स हैं। बट फिर भी मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर क्यों सरकारें हमेशा जब भी कोई हमारे देश के ऊपर एक नेशनलिस्ट अटैक होता है तो उसको डिफेंड करने के लिए हमेशा मूवी बनाया जाता है, उसे हमेशा एक डॉक्यूमेंट्री बना के ये दिखाने का कोशिश किया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, खास करके दो इंपॉर्टेंट पर्सन प्रधानमंत्री को इतना हाइप में दिखाने का कोशिश किया जाता है। तो क्या ये मेथड सही है? आप सभी को क्या लगता है कि बीजेपी इस मेथड्स को अगर लगातार फॉलो करते रहेगी तो क्या वो आने वाले टाइम में जीत पाएगी? आप किसी भी मेथड को एक बार फॉलो करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, बट कंटिन्यूअसली जब आप एक ही मेथड को फॉलो करने लग जाते हैं तो आपके जो ओपोनेंट्स होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ, ना चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं एक बार गलाने का कोशिश कर रहे हैं, आपके मेथड्स फेल हो रहे हैं, आप नए चैलेंजेस को डील नहीं कर पा रहे हैं, टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोचने वाला बात है हम सभी के लिए कि क्या हम राजनीति में एक बदलाव की तरफ चल रहे हैं या फिर शुरुआत हो चुका है। बिहार में आपने देखा ही बांकीपुर में किस तरीके से बीजेपी को जनता ने वहां से उखाड़ के फेंक दिया। इतने डिकेड से चला आ रहा था वो बीजेपी का सीट था, बट एक नई पार्टी आती है। बिहार जिसे कहा जाता है कि जाति में ही यहाँ के लोग डूबे रहते हैं, वहां पर विकास और के नाम पे, और विकास सिर्फ कागज पे नहीं बल्कि सोच से कि हाँ हमें विकास चाहिए, और वो विकास का मॉडल किसी जाति के ऊपर या किसी धर्म के ऊपर नहीं होता है बल्कि एक प्रोग्रेसिव, एक टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है। इसका हमने प्रमाण देखा है। सीजेपी ने अनाउंस कर दिया है अपना 2.0 मिशन, जिसमें फोकस है पूरे के पूरे रूरल स्कूल। अब हमें देखना है कि आखिर बीजेपी कैसे इस चीज से उभर पाती है। क्या उन्हें अब नए लीडर्स तलाशने पड़ेंगे? कभी कभार ऐसा भी देखने पे लगता है कि बीजेपी ने जो एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल खड़ा किया है अपने पार्टी में, कहीं आज वो उसी के वेट से तो नहीं दब चुकी है। अगर हम टॉप के 2-3 लीडर्स को छोड़ दें, सेकंड लेवल पे, टीयर 2 पे या जो बॉटम के जो लीडर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में कुछ बात ही नहीं कर पाते हैं, कुछ जवाब ही नहीं दे पाते हैं। अक्सर सेंट्रलाइज्ड जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये चीज देखने को मिलता है कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तब तक तो अच्छा काम करता है जब तक कि सिचुएशंस बेटर है, पर जैसे ही सिचुएशंस आपके अगेंस्ट में जाते हैं, जैसे ही सिचुएशंस नेगेटिव हो जाते हैं, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ही काम आता है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता अपने वोट बैंक को अपहोल्ड करके रखता है और वो उस तरीके से मैनिपुलेट करके अपने लोगों को अपने साथ बांध के रख सकता है। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम में जब तक ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं आता है, ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, ऊपर से नैरेटिव नहीं आएगा, कुछ भी
जो नीचे के जो कार्यकर्ता है वो नहीं कर पाते हैं। तो बीजेपी को एक लगता है एक कंप्लीट ओवरहॉलिंग का जरूरत है। ये बीजेपी के डिक्लाइन का पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़ा झटका उन्हें जरूर लगा है। आप सभी इस पूरे मॉनसून के सेशन को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, आपका क्या राय है, कमेंट्स में बताएं ताकि चर्चा और बढ़े।